इसी तरीके से गरीबी की बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग ये मान चुके हैं कि अब ये गरीबी हटाओ, ये नारा पुराना हो चुका है और अब जो है इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भैया अपने हाथ पैर चलाओ, जो इसमें से कुछ बना गया। सरकार का काम नहीं है गरीबी हटाना, सरकार का काम है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की मदद करना जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, और उसके बदौलत अगर गरीब की मदद हो जाए तो बहुत अच्छी। तो गरीबी का मुद्दा कम हो चुके, हालत हमारी इतनी खराब है इसमें। उड़ीसा जैसे स्टेट में, काला आंधी तो आप लोग भूले नहीं होंगे, काला आंधी की हालत आपको मालूम है। और उड़ीसा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं, 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसमें 140 की मौत होती है। 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें 140 की मौत होती है। और इससे भी बदतर हालत हमारी ये है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एनीमिक बच्चे अगर कहीं हैं तो इस देश में। मैं हैरान इस बात का था कि इथियोपिया में भी नहीं, हम लोग अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहेंगे इथियोपिया के साथ, सोमालिया के साथ, लेकिन एनीमिया अगर आप देखना चाहें तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एनीमिक बच्चे हैं तो इस देश में, सबसे ज़्यादा एनीमिक औरतें हैं तो इस देश में, ये नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशंड बच्चे हैं जिनको पोषण नहीं मिलता है, तो वो बच्चे इस देश में रहते हैं। हम कैसे अपने आप को फख्र महसूस करें? क्या ये मुद्दे नहीं? क्या जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है उनके लिए मुद्दे नहीं? मैं नेट पे देख रहा था तो मुझे पता लगा कि एक बुजुर्ग का इंटरव्यू छापा हुआ था, वो बेड पे लेटा हुआ है काला आंधी उड़ीसा में, वो उठ नहीं सकता और वो ये उम्मीद करता है कि उसका पड़ोसी उसको उठा के ले जाएगा पोलिंग बूथ। वो कहता है कम से कम मेरे पास ये एक वोट डालने का अधिकार है और इस कारण से कुछ लोग जरूर आएंगे मेरे पास और कम से कम 10 दिन खाने लायक छोड़ भी जाए, ये उम्मीद है उसको। तो आपने किस लेवल तक लाके खड़ा कर दिया इसको। और इस गरीब स्टेट में, उड़ीसा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें 27 करोड़पति खड़े हैं। 27 करोड़पति ऐसे स्टेट में खड़े हैं जहां 140 मौतें हैं पर 1000 बर्थ के ऊपर, जन्म के ऊपर। किस तरह के भारत की कल्पना करते हैं और क्या ये मुद्दे नहीं? अब जरा हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि गरीबी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ता है, उसमें से हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके साथ जुड़ता है। हेल्थ की क्या पोजीशन है? मैंने सोचा कि शायद अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश होगा जहां सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। मेरा वो जो एक मिथक था वो भी खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम भारत का है। वो आंकड़े हैं मेरे पास और बहुत चौंकाने वाली चीज़ें हैं। वो ये कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2005-2006 का, इसके हिसाब से 70% जो लोग शहरों में रहते हैं और 63% लोग जो गाँव में रहते हैं वो प्राइवेट हेल्थ केयर की मदद करते हैं, उनके पास और कोई तरीका नहीं। सरकारी जहाँ तक सवाल है बेड्स का, हॉस्पिटल्स में बेड्स की बात हम करते हैं तो 1990 में लगभग 85% बेड जो है हॉस्पिटल्स की वो सरकारी अस्पतालों में, 2007 में ये सिर्फ 36% रहे, सिर्फ 36% ऑफिशियल बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। तो सरकार ने तो इसमें से भी हाथ खींच किया इसका। और हालत इतनी खराब है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट आज के दिन हमारे ही देश में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। और क्या ये छोटी बात है जिसको अनदेखा किया जा सके और ये मुद्दा नहीं, लेकिन हमें बताया जाता है कि ये शायद मुद्दा नहीं। आप इसको इस तरह से देखिए कि अपोलो हॉस्पिटल्स पिछले साल, अभी कुछ महीने पहले अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा था, 30% प्रॉफिट कमाया, 30% प्रॉफिट कमाया अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। लोग खुश हैं, मीडिया खुश है और अखबारों में छपता है कि देखो कितना बढ़िया चल रहा है। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की बात की जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की हालत क्या है? पहली बात, जब हम इसे कहते हैं हेल्थ केयर की बात करो तो कहते हैं कि हर स्टेट में एक एम्स के जैसा बड़ा अस्पताल बना देंगे। हरियाणा में रोहतक मेडिकल कॉलेज है, हम में से भगवान ना करे किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आप जाके देखिए लोग जो है सुबह उठ के आके अपने नंबर लगवाने के लिए, पर्ची कटवाने के लिए वहाँ बैठते हैं।
क्यों बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं वो नॉन फंक्शनल है, उसमें ना तो डॉक्टर है, तो छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आपको इतने बड़े अस्पताल में जाके बैठना पड़ेगा क्योंकि वहाँ शायद मुफ्त इलाज हो जाए। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कीमत कॉस्ट को देखेंगे, कितना कॉस्ट में डिफरेंस है, तो आपको पता लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर में 8 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, 8 गुना। और अब ऐसी कई दवाइयाँ हैं जिसका कॉस्ट जो है पिछले 2 साल में 200 से 400% बढ़ा है। आप 10% 20% की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या हेल्थ केयर जो है, हेल्थ प्रोवाइड करना सरकार का दायित्व नहीं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकार का ही सर्वे करता है, वो कह रहा है कि हमने जितने लोगों से पूछा कि भाई कहीं आपको कोई ज़रूरी इलाज पैसा ना होने के कारण नहीं करवाना पड़ा, ऐसा हुआ आपके साथ? तो वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहता है 40% लोगों ने कहा हमारे साथ ऐसा। 40% लोगों से जिससे उन्होंने पूछा वो कहते हैं कि पैसा ना होने के कारण हम इलाज नहीं करवाए, हमने छोड़ दिया, करवाना ही। ये हालत है हमारे हेल्थ केयर। क्या ये मुद्दा नहीं? बेटर हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं? सरकार कहती है नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहा है, ये धीरे धीरे बहुत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि WHO का रिकमेंडेशन। WHO कहता है कि जितने भी बर्थ होता है वो उसमें 10 से 15% ही सिजेरियन होना चाहिए। 10 से 15% मैक्सिमम कहता है कि इससे ज़्यादा सिजेरियन होने के चांसेस नहीं है और ना ही होना चाहिए। हमारे देश में 45 से 50% सिजेरियन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो डिलीवरीज आपकी प्राइवेट सेक्टर में है, प्रॉफिट। आप जब हेल्थ केयर को लाके प्रॉफिट हमारा जो खर्चा है, मतलब हम इस देश के रूप में जो खर्चा हम हेल्थ पे करते हैं वो सिर्फ 0.86% है जीडीपी का। हमारी जीडीपी का 1% से भी कम हम हेल्थ पे खर्च करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के सभी नागरिक जो हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ये देश एक दिन जरूर चांद पे जाएगा। कैसे? मुझे मालूम नहीं। अगर हम पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कि टोटल हेल्थ के ऊपर कितना परसेंटेज हम खर्च करते हैं, तो हमारा देश 16% खर्च करता है। जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें से टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर सिर्फ 16% खर्च करता है। इथियोपिया जैसा देश 36% खर्च करता है। और बाकी सब चीज़ें भूल जाइए। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना चाहते। आज हमारी हालत ये है, हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, वो 23% खर्च करता है। एक देश कितना ताकतवर है वो इस बात से जाना जाता है कि वो अपने कमज़ोर लोगों का ध्यान किस तरह से रखता है, ना कि इस बात से कि उसके ताकतवर लोग अपनी दौलत को किस तरह से दिखाते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये क्या हमारा मुद्दा है या नहीं। एजुकेशन की हम बात करते हैं। सरकार कह रही है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन करना चाहिए, 3% से 6% जीडीपी का हमको खर्च करना है। लेकिन खर्च करने का तरीका क्या? ये कहते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और जिससे कि आपको रोजगार मिले। फिर आप ये सब कुछ लाके आपने प्राइवेट सेक्टर के हवाले फिर से कर दिया। जो सरकारी एजेंसीज हैं जिसके थ्रू आपको प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगा वो आपने इतना महंगा कर दिया है। अब मुझे बताइए, अगर 50,000 रुपये फीस, मतलब हो सकता है आप में से कहीं को ठीक ठाक अमाउंट लगे, 50,000 रुपये एक साथ जमा करना बहुत बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। सरकारी संस्थाएं हैं, IIM, IIT, इस रिसेशन के टाइम पे भी इन्होंने फीस बढ़ाया है, काफ़ी बढ़ा। और बहाना ये लेते हैं कि भाई आपको दिक्कत है, अगर हमारे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा तो बैंक आपको लोन दे देगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, बैंक से लोन मिल जाएगा, आप लोन चुका दीजिए। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक ऐसा नागरिक जो कर्ज के नीचे दबा हुआ वो कभी भी सीधे खड़े होकर अपनी हक की बात नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी होगी कि वो जिस कंडीशन में भी काम कर रहा है उस कंडीशन में करता है। उसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो बोले ना। और शायद बहुत से लोगों को यही सिस्टम चाहिए।
इसलिए वो कहते हैं कि इसको चलने प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहिए। और अगर सरकारी सेंटर्स हैं तो उसमें इतना महंगा कीजिए कि सरकारी और प्राइवेट में ज़्यादा फर्क ना रहे, और लोग कहें कि प्राइवेट वाले कम से कम सर्विस तो अच्छा देते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ये है, ये एजुकेशन की पोजीशन है हमारे यहाँ। और